हेलो गाइस, कैसे हैं? आज ऑनलाइन के सेगमेंट्स में मैं आप लोगों को जनरल इंग्लिश में नया टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लीगल वर्ड्स और पेयर्स ऑफ वर्ड्स और इस तरीके के सब्जेक्ट मैटर पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन उसी के अकॉर्डिंगली आज जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, जिस पर कि मार्क्स जो है वह ज़्यादा मार्क्स उस पर असर्टेन होता है। 12 नंबर का वह मार्क्स होता है। एसे और लेटर राइटिंग और एप्लीकेशंस, ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आप लोगों को निश्चित रूप से पूछा जाता है। लेटर राइटिंग एक पार्ट है जो कि आप लोग बचपन से ही, पहले लेटर राइटिंग मैं कहना चाहता हूँ कि एक पार्ट है कि जिसे आप बचपन से ही इसे आप देख रहे हैं, इसको आप फ्रेम कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कंसंट्रेट होइएगा क्वेश्चंस जो पूछा जाता है। कभी कभी यह देखने को मिलता है कि राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। तो राइट ए लेटर टू ए प्रिंसिपल्स और राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल, इसमें अंतर है। लेटर और एप्लीकेशंस में अंतर है। लेटर्स में हम रेस्पेक्टेड या इस तरीके का वर्ड्स का इस्तेमाल हम स्टार्टिंग में नहीं करते। लेटर्स फ्रेंड सर्कल्स को, रिलेटिव्स को या जानने वाले को हम डियर के रूप में या इस तरीके के और भी जो वर्ड है, सिनोनिमस वर्ड्स है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। एप्लीकेशन में हम रेस्पेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को अगर देखिएगा कि अगर वह ऑफिशियल है तो वह एप्लीकेशन के रूप में ड्राफ्ट होगा, और अगर यह अनऑफिशियल्स है तो उसका इस्तेमाल उसी तरह से अकॉर्डिंगली आप करेंगे। दूसरी तरफ एसे है। एसे के सेगमेंट में बहुत सारे एसेज हैं, लेकिन इसमें लीगल एसेज पर आपको ज़्यादा असर्टेन होना है। खास करके जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात हो जाए, डीपीएसपी की बात हो जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात हो जाए, ह्यूमन राइट्स की बात हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो जाए। तो इस तरीके का जो एसेज होता है यह ज़्यादा पूछा जाता है। एक और है डॉरी सिस्टम्स की बात हो जाए। तो इस तरीके का जो एसे होता है वह यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, और इसी को आपको तैयार करना है। इस सेगमेंट में आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। इसको फ्रेम कैसे किया जाएगा, कैसे इसको लिखना है। अगर इसमें इसका कोई पार्ट केस से रिलेटेड है, रेलिवेंट केसेस से रिलेटेड है, तो उसको वहाँ पे ज़रूर इंसर्ट करें। दूसरी बात, कोई एग्जाम्पल्स है अगर, तो उसको ज़रूर वहाँ पे इंसर्ट करें। जैसे क्या कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। बेसिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे पहले आपको यह लिखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स है क्या, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है। इसे यद्यपि
कॉन्स्टिट्यूशंस में डिफाइन नहीं किया गया है, किसी लॉ में इसको डिफाइन नहीं किया गया, इंटरप्रेट नहीं किया गया है, लेकिन जुडिशल डिसीजंस के द्वारा जब हम डिफरेंट जुडिशल डिसीजंस को देखते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कॉन्स्टिट्यूशंस में हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, तब बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात समझ में आती है। बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम उसकी विवेचना हम कर सकते हैं, यह एक तथ्य के रूप में आता है। और बात यहाँ पे आती है कि यह एक ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ है, यह एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन से बार्ड नहीं किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं जा सकता है। अगर इसे हम कर्टेल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप बदल जाएगा। संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो प्रियम्बल हैं, उनका जो ऑब्जेक्ट है वह चेंज हो जाएगा। इसके डिफिनिशनल क्लाउज में जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और तब हमें यह बात समझ में आती है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स of the Indian Constitution is a judicial principles that the Constitution of India has a certain basic structures, certain basics, fundamentals, features that cannot be changed, that cannot be altered, that cannot be repealed. अगर संविधान से अगर इस स्ट्रक्चर्स को हम हटा दें, तो हमारी जो सोसाइटीज़ है, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यह डिरेल्ड हो जाएगी। उनका जो उद्देश्य है संविधान के प्रियम्बल में, यह हिंडर्ड कर जाएगा। इसलिए इस स्ट्रक्चर्स को, इस बेसिक स्ट्रक्चर्स को संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में एक अहम प्लेस प्रोवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम फंडामेंटल्स राइट में कुछ राइट्स है, जैसे क्या कि जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसके बाद फिर सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार, अगर इन सारे ऐसे अधिकार हैं जिसमें कि मानव को एक सम्मानपूर्वक स्थान मिला है, अगर इसे हटा दिया जाए, अगर इसे हटा दिया जाए, तो फिर संविधान का उद्देश्य ही बदल जाएगा। इसको समझने के लिए बेसिकली दो आर्टिकल्स को समझना जरूरी है, एक आर्टिकल 13 और दूसरा 368। 368 आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 यह असर्टेन करता है कि अगर कोई विधि या संशोधन किसी व्यक्ति के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है या किसी व्यक्ति के राइट्स को वायलेट करता है, तो वह ऑटोमेटिकली वह वाइड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो है शून्य माना जाता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह कहा गया है कि संसद को संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का पावर है, वह किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड टू चेंज और रिपील द वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जब संविधान बना तो इन दो आर्टिकल्स को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होनी शुरू हो गई, क्योंकि आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को असर्टेन करता है, सुप्रीम कोर्ट के पावर को असर्टेन करता है, और 368
पार्लियामेंट के पावर को सुप्रीम मानता है। डिफरेंट जजमेंट के द्वारा, डिफरेंट डिसीजंस के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इन डिसीजंस के द्वारा 368 के प्रोविजंस को कर्टेल किया गया। 368 के प्रोविजंस जो संसद के द्वारा बनाए गए थे उसमें बदलाव लाया गया। उसमें पहला जो इस कड़ी में केसेस है वह सज्जन सिंह का, शंकरी प्रसाद का है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पार्लियामेंट अपने अमेंडिंग पावर को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी पार्ट को वह अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इसी फैक्ट को सज्जन सिंह के केस में रीआइटरेट किया गया, संपुष्ट किया गया। लेकिन बाद में एक लैंडमार्क केस आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। उस समय की वह बड़ी बेंच मानी जाती थी, क्योंकि 11 जजेज मिल करके ऐसे डिसीजंस को दिया था। इस केस में कहा गया कि संसद को 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड कर सकती है। बाद में एक केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 एक बहुत लैंडमार्क केसेस था, जिसमें पूर्व में कही गई, जो शंकरी प्रसाद के केस में यह बात कही गई थी कि पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ऐसे डिसीजंस को इस केस में रिवर्स कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर 368 is not an absolute. This is under the subject of the judicial review. The parliament is not empowered to amend the fundamental right. इस प्रकार 1967 में जो जजमेंट आया उसमें संसद की शक्ति को, पावर को कर्टेल किया गया, उसको सीमित किया गया, रिवर्स मोड में डाला गया। इस निर्णय के विरोध में 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया और पुनः इस संशोधन द्वारा गोलकनाथ के मामले के प्रभाव को खत्म नहीं किया गया, बल्कि संसद के शक्ति को और भी विस्तृत कर दिया गया। गोलकनाथ के जो मामले थे उसको खत्म नहीं किया गया, बल्कि इसके जो पावर थे और उसको विस्तृत कर दिया गया और उसको बढ़ा दिया गया। इस केस में 368 के अंतर्गत उपबंध में किसी भी लॉज को ऐड करने, अल्टर करने और रिपील करने का पावर इंसर्ट किया गया। ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट का पावर जो है वह लार्ज हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक बार फिर ऐसे डिसीजंस के अगेंस्ट में न्यायालय ने केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में ऐसे डिसीजंस को रिवर्स करने की कोशिश की, इसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया। यह भी एक बड़ी जजमेंट थी और इस मामले में विचारणीय प्रश्न यह था
कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को जो शक्ति दी गई है उसका लिमिटेशन क्या है, वह किस सीमा तक अमेंड कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट को पर्याप्त शक्ति है, व्यापक शक्ति है, किंतु असीमित नहीं है और ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन आ जाए। यह एक ऐसा निर्णय था, यह एक ऐसा क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी जजमेंट था जिसके आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लेट डाउन किया गया। यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट आया, यद्यपि इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इसी जजमेंट में लेट डाउन किया गया। 1976 में इसके विरोध में 42nd अमेंडमेंट आई, जिसमें यह तथ्य को कहा गया, इस बात को कहा गया कि पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती है, किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं लगाया जा सकता। यानी कि केशवानंदा भारती केस को प्रोहिबिट करने की कोशिश की गई और साथ में यह भी बताया गया कि इस 368 के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया उसको भारत के किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन लास्टली मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1980 में आया, जिसमें इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया और 368 में जो क्लाउज 4 और क्लाउज 5 जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, उसको कर्टल कर दिया गया, ठीक है, उसे हटा दिया गया और उसके क्रम में यह निर्णय दिया कि यह जो 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 को ऐड किया गया, यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल्स है और यह फंडामेंटल राइट में दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर्स को वायलेट करता है। और साथ ही साथ यह भी कहा कि यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम है, संसद नहीं। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है यह क्लियर होता है और लास्ट में आज के प्रोस्पेक्ट में प्रेजेंट पोजीशंस में 368 का क्या पोजीशंस है यह भी मैं बता देना चाहता हूं कंक्लूजन में, कि कहता है कि द प्रेजेंट पोजीशन इज दैट ऑफ द पार्लियामेंट अंडर 368। पार्लियामेंट कैन अमेंड any part of the constitutions including fundamental right without affecting of the basic structure of the constitutions। आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक था और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से अगर कोई केस हो, कोई केस लॉ हो, एग्जाम्पल्स हो, तो इसके द्वारा आप अपने एसे को बहुत अच्छे तरीके से सजाएं और प्लेस करें। आपका जो आंसर होगा वह बहुत ही परफेक्ट होगा। थैंक यू।